हेलो स्टूडेंट्स, हाय, वेलकम बैक टू माय चैनल लर्निंग विद दिव्या। आज हम करेंगे स्टूडेंट्स होम साइंस में आपके फूड्स एंड न्यूट्रिशन से रिलेटेड ये टॉपिक रहेगा, आहार एवं पोषण से। आज हम 50 महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर को सॉल्व करेंगे, मतलब 50 क्वेश्चंस आज यहाँ पर होंगे जो भी मैंने अभी तक आपको पढ़ा दिया है। मैंने आपको फूड्स एंड न्यूट्रिशन में लिवर के बारे में पढ़ाया, मैंने आपको पेनक्रियास के बारे में पढ़ाया, मैंने आपको स्मॉल इंटेस्टाइन के बारे में पढ़ाया, मैंने आपको डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन एंड मेटाबॉलिज्म के बारे में पढ़ाया है। मेटाबॉलिज्म प्रोसेस जो है वो मैं आपको अलग से दोबारा एक बार फिर पढ़ाऊंगी, क्योंकि मेटाबॉलिज्म में हम ग्लाइकोलाइसिस पढ़ेंगे, क्रेब्स साइकिल पढ़ेंगे, यूरिया साइकिल पढ़ेंगे, तो वो एक अलग टॉपिक हो जाता है। लेकिन मेटाबॉलिज्म क्या होता है एटलीस्ट ये मैंने आपको उसमें समझाया है। तो आज वहीं से जो है क्वेश्चंस मैंने उठाए हैं और 50 समथिंग क्वेश्चन रहेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं स्टूडेंट्स आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। और चूंकि आपने इतना पढ़ लिया है, इतना डिटेल में हर चीज़ को समझ लिया है, तो जिन स्टूडेंट्स ने समझा है वो अच्छे से इन आंसर्स को कर पाएंगे, और बाकी जिन्होंने नहीं समझा है वो एक बार लेक्चर वीडियो देख सकते हैं, उनको समझ में आ जाएगा। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। आप लोग लाइव चैट में मेरे साथ कनेक्ट कर सकते हैं, ज्वाइन कर लीजिए, वहां पर आपके कोई भी डाउट हो इस टॉपिक से रिलेटेड आप पूछ सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स, लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। नाउ द फर्स्ट क्वेश्चन इज नाइट्रोजनी आहार हैं, बताइए। आपके पास ऑप्शंस हैं और मैं थोड़ा सा टाइम दूंगी आपको। बच्चों का वरना ये कंप्लेन हो जाती है कि मैम टाइम नहीं देते हो आप। चलिए टाइम भी देती हूँ मैं आपको। नाइट्रोजनी आहार है, थोड़ा क्विक आंसर करने का आप लोग ट्राई कीजिएगा कि आप जल्दी आंसर कर सके, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट्स हैं, लिपिड्स हैं, प्रोटीन्स हैं, लवण है। लवण मतलब आप सॉल्ट्स बोल सकते हैं, ठीक है, मिनरल्स बोल सकते हैं। क्या है, कौन सा वो आहार है, कौन सी वो डाइट है जिससे आपको नाइट्रोजन प्राप्त होता है? तो वो आपके प्रोटीन है, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। आपके प्रोटीन्स है, प्रोटीन्स में आपके नाइट्रोजन प्रेजेंट होती है। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर सेकंड। निम्नलिखित में से देह निर्माता किसे कहते हैं आप? देह निर्माता मतलब जिसमें आपकी बॉडी बिल्डिंग बोल सकते हैं आप इसे, ठीक है। मैंने आज कुछ क्वेश्चंस को इंग्लिश में भी लिखा है, देखते हैं आगे आपको कैसा लगता है। आपको सही लगता है तो बताइएगा, फिर मैं ऐसा ट्राई करूंगी। निम्नलिखित में से किन्हें आप देह निर्माता कहेंगे? कार्बोहाइड्रेट्स को, प्रोटीन्स को, विटामिन को, वसा को। कौन ऐसे न्यूट्रिएंट्स हैं, ऐसे कंपोनेंट हैं फूड के, ऐसे तत्व हैं भोजन के जो आपके देह के निर्माण में हेल्प करते हैं, बॉडी बिल्डिंग में हेल्प करते हैं, आपके सेल्स को, टिश्यूज की रिपेयरिंग करते हैं, उनको बनाने में हेल्प करते हैं, कोशिका के निर्माण में सहायक है, वो है आपके प्रोटीन्स। क्या है आपके? प्रोटीन्स। प्रोटीन्स का ये मुख्य काम होता है। प्रोटीन आपके जो हैं पॉलीमर्स होते हैं, दे आर पॉलीमर्स। पॉलीमर्स मतलब लंबी लंबी चेन होती है, इनमें अमाइनो एसिड्स जुड़े हुए होते हैं, बहुत लंबी लंबी श्रृंखला होती हैं। वो अमाइनो एसिड्स आपस में पेप्टाइड बॉन्ड के थ्रू जुड़े होते हैं, ठीक है, पेप्टाइड बॉन्ड। एंजाइम्स क्या करते हैं? उन्हीं बॉन्ड्स को खत्म करते हैं और फिर अमाइनो एसिड्स की उस चेन को सिंगल सिंगल अमाइनो एसिड्स में कन्वर्ट कर देते हैं आपके डाइजेशन के थ्रू। क्लियर। तो प्रोटीन आपके देह निर्माता में है। चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एंजाइम्स क्या होते हैं, बताइए। एंजाइम्स होते हैं, जो एंजाइम्स हैं जिनके बारे में आप पढ़ते हैं, इतने सारे एंजाइम्स आपकी बॉडी में निकलते हैं अलग अलग तरीके से। सलाइवा में निकलता है, देन फिर आपके लिवर में, लिवर से तो अलग एंजाइम निकलते हैं, डाइजेस्टिव एंजाइम से निकलते, लेकिन आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन से निकलते हैं, आपके पेनक्रियास से निकलते हैं, आपके स्टमक से निकलते हैं। क्या होते हैं ये एंजाइम्स? एंजाइम्स आर प्रोटीन्स। एंजाइम्स क्या होते हैं? प्रोटीन्स होते हैं, ऑप्शन नंबर बी। एंड एंजाइम्स आर ऑर्गेनिक कंपाउंड, ये कार्बनिक पदार्थ होते हैं, ये बात ध्यान रखिएगा। एंजाइम्स कार्बनिक पदार्थ होते हैं, इसके साथ साथ ये प्रोटीन्स होते हैं। हार्मोन्स भी आपके जितने निकलते हैं बॉडी के अंदर वो सब प्रोटीन्स होते हैं। क्या होते हैं? प्रोटीन्स होते हैं, ठीक है। तो हार्मोन्स एंड एंजाइम्स आर प्रोटीन्स, ये बात ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट देखिए, ब्रूनर ग्रंथि कहाँ पाई जाती है? बताइए, ब्रूनर ग्लैंड कहाँ पाई जाती है? ब्रूनर ग्लैंड के बारे में मैंने आपको बताया है, बहुत अच्छे से समझाया है, पढ़ाया है। ये मस्कुलर लेयर में पाई जाती है, ठीक है, ये मस्कुलरिस बोल सकते हैं आप इस लेयर को। ये म्यूकोसा लेयर में पाई जाती है, ये सब म्यूकोसा लेयर में पाई जाती है, या ये सिरोसा लेयर में पाई जाती है। अब वो बच्चे जिन्होंने आज तक मेरा एक भी क्लास नहीं लगाया है डाइजेशन का, वो ये आंसर कर ही नहीं सकते, क्योंकि अगर उन्हें लेयर्स के बारे में पता ही नहीं है, गट की जो आपके डाइजेस्टिव सिस्टम है उसकी जो लेयर्स हैं, तो वो कभी इसका आंसर नहीं कर सकते। लेकिन वो बच्चे जिन्होंने मेरी क्लासेस लगाई हैं, गट की लेयर्स को पढ़ा है, वो कर सकते हैं इसका आंसर। तो बताइए, ब्रूनर ग्रंथि कहाँ पाई जाती है? सबसे पहले तो जो आपका डाइजेस्टिव सिस्टम है, डाइजेस्टिव सिस्टम मतलब आपका जो पाचन तंत्र है, वो 4 प्रकार की लेयर से मिलकर बना है। सबसे अंदर वाली लेयर को बोलते हैं हम, क्या बोलते हैं? इसके अंदर फूड रहता है, ठीक है। जो लेयर फूड के टच में रहती है उसे हम क्या बोलते हैं? उसे हम म्यूकस लेयर बोलते हैं, या उसका हिंदी में श्लेष्म बोल सकते हैं। श्लेष्म जो क्या सिक्रीट करती रहती है?
जो म्यूकस सिक्रेट करती रहती है, जिससे कि आपका भोजन चिपचिपा बना रहे, सॉफ्ट बना रहे, क्योंकि डाइजेस्टिव सिस्टम में अंदर कोई हड्डियां तो है नहीं, सारा मांस का हिस्सा है, तो उसमें फूड को सॉफ्ट बनाने का काम करती है ये म्यूकस लेयर। इसके ऊपर वाली लेयर को हम बोलते हैं सब म्यूकस लेयर। क्या बोलते हैं? सब म्यूकस लेयर, मतलब म्यूकस के बाद वाली लेयर, उपश्लेष्म आप इसको स्तर बोल सकते हैं, ठीक है, सब म्यूकस लेयर। सब म्यूकस लेयर के बाद होती है आपके मस्कुलरिस लेयर। मस्कुलरिस मतलब मसल्स की बनी हुई है, मांसपेशियों की बनी हुई है। और सबसे आउटर मोस्ट लेयर जो आपको दिखाई देती है डायग्राम वगैरह में डाइजेस्टिव सिस्टम की, वो होती है सिरोसा लेयर। इसका क्या नाम होता है? सिरोसा। तो कहने का तात्पर्य ये है कि आपकी जो डाइजेस्टिव सिस्टम है, आपका जो पाचन तंत्र है, जितना भी आपका पूरा पाचन तंत्र इसी लेयर से मिलके बना हुआ है। जैसे आप अपनी स्किन्स की लेयर पढ़ते हैं कि ऊपर वाली लेयर एपिडर्मिस है, फिर अंदर डर्मिस है, आपको पढ़ाया है कि नहीं पढ़ाया? और आप पढ़ते भी हैं। एपिडर्मिस फर्दर 5 लेयर्स में डिवाइडेड होता है। पीजीटी के क्वेश्चंस आपने सॉल्व किए होंगे तो आपने देखा होगा। तो इसी तरीके से आपकी जो आपका जो पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम है, पाचन तंत्र है, वो मुख्य 4 लेयर से मिलके बनता है। ब्रूनर ग्रंथि जो है पूरे डाइजेस्टिव सिस्टम की एक इकलौती ऐसी ग्लैंड है जो आपकी सब म्यूकस लेयर में पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है? सब म्यूकस लेयर में। सब म्यूकस लेयर आपकी दूसरी लेयर है डाइजेस्टिव सिस्टम की अंदर से। बाकी सारी ग्रंथियां आपकी म्यूकस लेयर में ही प्रेजेंट होती हैं, लेकिन ब्रूनर ग्रंथि एक ऐसी ग्रंथि है जो कि सब म्यूकस लेयर में प्रेजेंट होती है, और वो भी ड्यूडेनम में, पक्वाशय गृहिणी जिसे आप हिंदी में बोलते हैं, छोटी आंत के ड्यूडेनम वाले भाग में ये प्रेजेंट होती है। और पूरे डाइजेस्टिव सिस्टम की ये इकलौती ऐसी ग्रंथि है जो सब म्यूकोसल ग्लैंड कहलाती है, सब म्यूकस लेयर तक होती है। और ये क्या करती है? ये भोजन को क्षारीय बनाने का काम करती है। आपको बताया है कि जो काइम होता है, फूड जब आपके मुंह में होता है और सलाइवा के साथ मिक्स होता है तो उससे बोलस बोलते हैं। वो बोलस जब आपके ईसोफेगस से होता हुआ, भोजन नली से होता हुआ पेट में पहुंचता है, उसको स्टमक में, उस पेट को, हम उस फूड को बोलते हैं काइम, ठीक है। इस काइम को, जब ये काइम 4-5 घंटे पेट में रहता है, उसके बाद जब ये इंटेस्टाइन में आ रहा होता है तो ये एसिडिक होता है, क्योंकि पेट में आपके एसिड है, HCl प्रेजेंट है। तो उस एसिडिक फूड को क्षारीय बनाने में ब्रूनर ग्रंथि भी हेल्प करती है। ये कहाँ पाई जाती है? ये आपके स्मॉल इंटेस्टाइन में पाई जाती है। स्मॉल इंटेस्टाइन में अगर आपसे पूछे किस भाग में पाई जाती है, तो ये आपके ड्यूडेनम में पाई जाती है। ड्यूडेनम मतलब पक्वाशय गृहिणी वाले हिस्से में पाई जाती है। कौन सी लेयर में पाई जाती है? जी आपके GIT ट्रैक की, आपके पाचन तंत्र की किस लेयर में पाई जाती है? तो सब म्यूकोस लेयर में पाई जाती है। पूरे आपके पाचन तंत्र की ये इकलौती ऐसी ग्रंथि है जो सब म्यूकोसल ग्लैंड कहलाती है। अच्छा, कुछ बच्चे अभी भी हिंदी में पढ़ा दो भाई, इससे ज्यादा मुझे हिंदी नहीं आती। अगर आपको अच्छा लगता है पढ़िए, नहीं अच्छा लगता आप बिल्कुल मत पढ़िए, कोई जबरदस्ती नहीं है, ठीक है, कि हिंदी में बताओ, हिंदी में बताओ। अरे भैया, हिंदी में इसको श्लेष्म लेयर बोल देते हैं। ये जो आपकी म्यूकस लेयर है, इसे श्लेष्म लेयर बोलते हैं हिंदी में, श्लेष्म स्तर बोलते हैं, श्लेष्म, ठीक है, श्लेष्म स्तर बोलते हैं। ये सब म्यूकस जो लेयर होती है इसको उपश्लेष्म स्तर बोलते हैं, उपश्लेष्म स्तर बोलते हैं, उपश्लेष्मा बोल सकते हैं आप, उपश्लेष्म स्तर बोल सकते हैं। मस्कुलरिस लेयर को आप मांसपेशियों का लेयर बोल सकते हैं। मस्कुलरिस का या मसल्स का मतलब क्या होता है? जिसमें मांस और मांसपेशियों वाला स्तर बोल सकते हैं। और सिरोसा को हिंदी में सिरोसा ही बोला जाता है। जैसे आपकी स्किन को हिंदी में त्वचा बोल देते हैं, ऐसे इसकी ऊपर वाली लेयर को सिरोसा बोलते हैं, तो हिंदी में भी सिरोसा बोलते हैं। तो जिन बच्चों को अभी भी ये तकलीफ है कि हिंदी में पढ़ा दो, हिंदी में पढ़ाया करो मैम, आप हिंदी में पढ़ाया करो, आई एम सॉरी, मुझे इससे ज्यादा हिंदी नहीं आती और मैं नहीं पढ़ा सकती। जहां आपको ये सब नॉलेज हिंदी में मिल रही हो, आप वहां पढ़ो। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्लिसन कैप्सूल संबंधित है, बताइए ग्लिसन कैप्सूल्स कहां प्रेजेंट होते हैं? जल्दी बताइए। ग्लिसन कैप्सूल बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये। मैं चाय पी रही हूँ। ग्लिसन कैप्सूल कहाँ है? ग्लिसन कैप्सूल आपके यकृत, लिवर से संबंधित है, ठीक है। ग्लिसन कैप्सूल्स कहाँ पाए जाते हैं? आपके ग्लिसन कैप्सूल आपके लीवर में पाए जाते हैं। और जिसने लीवर पढ़ा है वो ध्यान से इस चीज को समझ लीजिएगा कि कहाँ ग्लिसन कैप्सूल्स पाए जाते हैं, ठीक है। ग्लिसन कैप्सूल क्या काम करते हैं, सब पढ़ाया है मैंने लीवर में। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दीजिए, क्वेश्चन नंबर 6। एक ग्रंथि है जो आहार नाल से संबंधित नहीं है। जब मैंने अभी आपको लास्ट वीडियो प्रोवाइड किया है मैराथन में, जहां पे मैंने आपको कंप्लीट डाइजेशन, कंप्लीट एब्जॉर्प्शन, कंप्लीट मेटाबॉलिज्म बताया है, मेटाबॉलिज्म होता क्या है एटलीस्ट ये तो उसमें सब मैंने बताया है। तो मैंने आपको उसमें बताया था कि डाइजेस्टिव सिस्टम आपकी 2 चीजों से मिलकर बनता है, पाचन तंत्र आपकी 2 चीजों से मिलकर बनता है। एक तो एलिमेंट्री कैनाल जिसे आप आहार नाल बोलते हैं, जिसकी लंबाई लगभग 10 मीटर होती है, 32 फीट होती है, 10 मीटर होती है, जो कि आपके मुंह से शुरू होकर फिर ये होता है, फिर ऐसे स्टमक बनता है ना,
फिर ऐसे स्टमक बनता है, फिर ये ड्यूडेनम बनती है, फिर स्मॉल इंटेस्टाइन बनती है, फिर इस तरीके से लार्ज इंटेस्टाइन बनती है। तो ये जो पूरा हिस्सा है ये पूरी आहार नाल कहलाती है, जो आपके मुख से शुरू होकर गुदा मार्ग तक जाती है, एनस तक जाती है। आप खाना खाते हैं मुंह से और निकालते हैं, आप एक्सक्रीट करते हैं नीचे एनस से, गुदा मार्ग से, पॉटी की फॉर्म में, ठीक है। इसको हम बोलते हैं आहार नाल, आपके एलिमेंट्री कैनाल, जिसकी लंबाई कितनी होती है, 9 से 10 मीटर होती है, 32 फीट होती है, 32 फीट, फीट में कितनी होती है, 32 फीट। और इसके साथ मैंने आपको बताया था कुछ ग्लैंड्स होती हैं जो कि आपके डाइजेस्टिव सिस्टम में हेल्प करती हैं, जिसमें आपने लीवर के बारे में पढ़ा। लीवर एज सच नहीं हेल्प करता, लेकिन लीवर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज बनाता है, बाइल, ठीक है, बाइल बनाता है, पित्त बनाता है, पित्त का निर्माण आपके लीवर करता है। तो पित्त हमारे पाचन में बहुत हेल्प करता है, डाइजेशन में हेल्प करता है, किसके, वसा के, डाइजेशन में हेल्प करता है, वसा को डाइजेस्ट नहीं करता है, ठीक है। तो दोनों टर्म्स का मतलब समझिएगा, डाइजेशन में हेल्प करना और डाइजेशन करने में बहुत डिफरेंस है, देयर आर लॉट ऑफ डिफरेंस। चलिए, तो इसे आहार नल कहते हैं। और दूसरी चीज क्या होती है, डाइजेस्टिव ग्लैंड्स, उसमें आपके लीवर आता है, आपके ये स्टमक में भी होती हैं कुछ ग्लैंड्स, आपकी पैनक्रियाज आती है, और आपकी क्या आती है, स्मॉल इंटेस्टाइन आती है। छोटी आंत की भी आपके कुछ पता है, कुछ ऐसी ग्लैंड्स होती हैं जो आप में डाइजेशन में हेल्प करती हैं। तो बताइए, आपका आंसर अब तक आ गया होगा। अधिवृक्क, अधिवृक्क आपके एडरीनल ग्लैंड है। कौन सी ग्लैंड है, एडरीनल, रीनल के ऊपर है, इसलिए इसको हम एडरीनल बोलते हैं। वृक्क, किडनी, जिसे आप हिंदी में वृक्क बोलते हैं, गुर्दा बोलते हैं हिंदी में, वृक्क को ना, उसके ऊपर है, इसलिए उसको हम अधिवृक्क बोलते हैं, अधिवृक्क ग्रंथि। ये आपकी डाइजेशन में किसी भी तरीके से हेल्प नहीं करती, पाचन तंत्र से संबंधित नहीं है, ये अंतःस्रावी तंत्र से संबंधित है, जहां पर आप हार्मोन्स जो सिक्रेट करती हैं ग्लैंड्स, उनके बारे में पढ़ते हैं, वहां से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 7। यहाँ पर देखिए, मैंने पूरी कोशिश करी है कि मैं ऑप्शंस को आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों में दिखा सकूं, क्योंकि मुझे खुद हिंदी में समझ में नहीं आ रहे थे, इतनी टिपिकल लिखी थी, मैंने कहा चलो यार इंग्लिश में मेरे लिए ज्यादा बेटर है, ताकि मैं समझा सकूं। निम्नलिखित में से कौन सी एक सब म्यूकोसल ग्रंथि है, ऐसे ही पूछा जाता है क्वेश्चन, ठीक है, आपसे नहीं पूछा जाएगा निम्नलिखित में से कौन सी उपश्लेष्म ग्रंथि है, ठीक है। तो चलिए बताइए, सब म्यूकोसल ग्लैंड है, अभी मैं बता चुकी हूं आपको, अभी लेटेस्ट मैंने बताया है, पूरे पाचन तंत्र की केवल एक ग्रंथि ऐसी है जो कि सब म्यूकोसल ग्लैंड है। तो बताइए कौन सी है। आमाशय की अम्ल स्रावी ग्रंथियां, मतलब ऑक्जेंटिक ग्लैंड्स ऑफ स्टमक, ऑक्जेंटिक या पैराइटल ग्लैंड्स कौन सी होती हैं, जो कि एचसीएल सिक्रेट करते हैं, ठीक है। इसे हिंदी में बोलते हैं अम्ल स्रावी ग्रंथियां, क्योंकि ये अम्ल को सिक्रेट करती हैं, अम्ल का श्रावण करती है, तो इसको अम्ल स्रावी ग्रंथियां बोल देते हैं हिंदी में। हालांकि हिंदी में इसको अम्लस्रावी भी बोलते हैं, इसके अलावा इसको पार्श्व ग्रंथि मिलेगा आपको लिखा हुआ। पैराइटल ग्लैंड्स को हिंदी में पार्श्व ग्रंथियां बोलते हैं, ऑक्जेंटिक ग्लैंड्स बोलते हैं। छोटी आंत की लिवर कुंड प्रगुहिका, अब बताइए, क्रिप्ट को ये हिंदी में बोलते हैं प्रगुहिका, जो मैंने आपको याद कराया, क्रिप्ट ऑफ लिवर कुंड। क्रिप्ट ऑफ लिवर कुंड किसकी ग्लैंड है, स्मॉल इंटेस्टाइन की ग्लैंड है। छोटी आंत में जो ग्रंथि पाई जाती है उसका नाम क्या है, क्रिप्ट ऑफ लिवर कुंड। क्यों इसको क्रिप्ट बोलते हैं, क्योंकि ये छुपी हुई है, ये छुपी हुई होती है, ऐसे म्यूकोसल फ्लोर्स के बीच में आपके छुपी हुई होती है, यहां पर होती है, इसलिए इसको बोलते हैं क्रिप्ट ऑफ लिवर कुंड। लिवर कुंड नाम के वैज्ञानिक ने इसको खोजा था। क्रिप्ट का मतलब होता है छुपा होना, ठीक है। बताइए, इसको हिंदी में प्रगुहिका बोलते हैं। ग्रहणी की ब्रूनर ग्रंथि, ग्रहणी मतलब आपके ड्यूडेनम, जिसको आप पकवाशय भी बोलते हैं हिंदी में, तो ब्रूनर ग्लैंड्स ऑफ द ड्यूडेनम। और चौथा है गॉबलेट सेल, गॉबलेट सेल्स आपके स्टमक में पाई जाती हैं, ध्यान रखिएगा, स्टमक में पाई जाती हैं आपके गॉबलेट सेल्स, गॉबलेट कोशिकाएं, जो क्या करती हैं, म्यूकस सिक्रेट करती रहती हैं, ठीक है, म्यूकस सिक्रेट करती रहती हैं ताकि फूड आपका चिपचिपा बना रहे। तो बताइए निम्नलिखित में से कौन सी सब म्यूकोसल ग्लैंड है, आंसर करिए। थर्ड, ब्रूनर ग्लैंड ऑफ द ड्यूडेनम, ग्रहणी की ब्रूनर ग्रंथि। स्मॉल इंटेस्टाइन में आपके 2 ग्रंथि पाई जाती हैं, याद रखिएगा, क्रिप्ट ऑफ लिवर कुंड, क्रिप्ट ऑफ लिवर कुंड जिसको आप बोलते हैं ग्रहण, वो छोटी आंत की लिवर कुंड प्रगुहिका, प्रगुहिका ही बोलेंगे, क्रिप्ट ऑफ लिवर कुंड, ये आपके स्मॉल इंटेस्टाइन की ग्लैंड है, ठीक है। ये म्यूकोसल ग्लैंड है, मतलब म्यूकस लेयर जो फोल्ड है उसी में ये पाई जाती है, ठीक। लेकिन सबसे अंदर जो ग्रंथि है, सब म्यूकस लेयर तक पहुंच गई है वो ग्रंथि, वो आपके ब्रूनर ग्रंथि है, ब्रूनर ग्रंथि। वो ब्रूनर नाम के वैज्ञानिक ने खोजी थी, तो इसलिए उन्होंने अपने नाम पर उसका नाम ब्रूनर ग्रंथि रख दिया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, अमाशय के जठरीय गर्त में, गर्त समझते हैं, गर्त को इंग्लिश में बोलते हैं पिट, पिट्स। तो आपके जो गैस्ट्रिक पिट्स पाए जाते हैं, गैस्ट्रिक पिट्स मतलब गड्ढे, मैंने आपको बताया कितनी बार, अभी जब स्टमक पढ़ाऊंगी ना एक बार बहुत अच्छे से तब समझाऊंगी।
मान लीजिए ये स्टमक की लेयर है, तो ऐसे होंगी, ऐसे ऐसे ग्लैंड्स होंगी, फिर ऐसे ग्लैंड्स होंगी, फिर ऐसे ग्लैंड्स होंगी, फिर ऐसे ग्लैंड्स होंगी, इस तरीके से ग्लैंड्स होंगी। तो ये पिट्स जैसे हैं, गड्ढे जैसे हैं। यही तो, यहीं पे तो आपके आमाशय में ग्रंथि है, जठर ग्रंथि, जिसे आप बोलते हैं जठर ग्रंथि। तो ऐसे गड्ढों में ही तो है, ग्रंथियां अंदर को होती हैं। तो आमाशय के जठरीय गर्त में स्थित पार्श्विक कोशिकाएं, पार्श्विक कोशिकाएं अभी मैंने आपको बताया जो अम्ल का स्त्रावण करती हैं, उन्हें अम्ल स्रावी कोशिकाएं भी बोल सकते हैं। हिंदी मीडियम वाले सुने, स्पेशली जो हिंदी 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 गाते रहते हैं वो सुने, इन्हें पार्श्विक कोशिकाएं बोलते हैं। इंग्लिश में ऑक्जेंटिक सेल, पैराइटल सेल्स बोलते हैं, ठीक है। ये आमाशय में होती हैं। या अम्ल स्रावी कोशिकाएं, या इसको क्या बोल सकते हैं आप, अम्ल स्रावी कोशिकाएं, जो अम्ल का स्त्राव करती हैं। मुख्य रूप से किसका स्त्राव करती हैं बताइए अब आप। आमाशय के आपके जो स्टमक में आपके जो गैस्ट्रिक ग्लैंड्स हैं, उसमें जो आपके पैराइटल सेल्स पाई जाती हैं, जो आपके पैराइटल सेल्स पाई जाती हैं, वो किसका सिक्रीशन करती हैं, किसका स्त्रावण करती हैं? आंसर करिए। आधा आंसर आपको तो ऊपर ही पता चल जाएगा, क्योंकि अम्ल का स्त्रावण करती हैं तो इसका मतलब HCl सिक्रेट करती हैं, और इंट्रिंसिक फैक्टर जिसको आंतरिक कारक बोलते हैं। आपको मैंने बताया है विटामिन B12 के एब्जॉर्प्शन के लिए ये इंट्रिंसिक फैक्टर बहुत जरूरी होता है। किसके एब्जॉर्प्शन के लिए? विटामिन B12 के, ठीक है। तो इंट्रिंसिक फैक्टर और HCl का सिक्रीशन कौन सी सेल्स करती हैं? आमाशय में पाई जाने वाली, जठर ग्रंथि में पाई जाने वाली पैराइटल सेल्स, या इसको आप ऑक्जेंटिक सेल्स भी बोलते हैं। हिंदी में इसे आप पार्श्विक कोशिकाएं या अम्ल स्रावी कोशिकाएं भी बोलते हैं। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 9। स्टार्च को डायसेकेराइड, डायसेकेराइड मतलब जिसमें दो दो कार्बोहाइड्रेट्स हैं, दो दो ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स हैं, मोल्टोज में किसके द्वारा परिवर्तित किया जाता है? कौन है इनमें से जो आपके स्टार्च को माल्टोज में कन्वर्ट करता है? जल्दी बताइए। सुक्रोज, डाइस्टेज, माल्टोज या अमाइलेज? आंसर करिए। स्टार्च को माल्टोज में कौन कन्वर्ट करता है? तो स्टार्च को माल्टोज में कन्वर्ट करता है आपके अमाइलेज, ठीक है। और माल्टोज के ऊपर काम करता है आपके माल्टेज। माल्टेज ग्लूकोज और ग्लूकोज को अलग कर देता है। सुक्रोज के ऊपर काम करता है सुक्रेज, और डाइस्टेज नहीं, ये चीजें होती हैं सुक्रेज। और ये सुक्रेज और माल्टेज और लैक्टेज एंजाइम कहाँ से निकलते हैं? ये आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन, छोटी आंत से निकलते हैं, ठीक है। सबसे अंत में पाचन कहाँ पर होता है? सबसे अंत में पाचन आपके छोटी आंत में होता है। कंप्लीट पाचन कहाँ होता है? संपूर्ण पाचन कहाँ होता है? आंसर लिखिए, संपूर्ण पाचन आपके छोटी आंत में होता है। अवशोषण सबसे ज्यादा कहाँ होता है? अधिकांश अवशोषण आपके छोटी आंत में होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है। क्यों होता है छोटी आंत में अवशोषण सबसे ज्यादा? क्योंकि बताएंगे आप मैम, वहां पर फोल्ड्स प्रेजेंट है। स्मॉल इंटेस्टाइन फोल्डेड है, ठीक है, फोल्ड्स प्रेजेंट है। मतलब फोल्ड्स को क्या बोल सकते हैं हिंदी में? फोल्ड्स को क्या बोल सकते हैं हिंदी में? मुड़ी हुई है, हाँ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10। जठर रस में क्या सम्मिलित नहीं होता? जठर रस मतलब पेट की बात हो रही है, पेट में आपके जठर ग्रंथि पाई जाती है, जठर ग्रंथि से जठर रस निकलेगा, तो उसमें क्या नहीं प्रेजेंट होता? लाइपेज, रेनिन, प्रोटीएज, अमाइलेज? जल्दी बताइए, आंसर करिए। लाइपेज को हिंदी में लाइपेज ही बोलते हैं, इंग्लिश में भी लाइपेज बोलते हैं। रेनिन को हिंदी में भी रेनिन ही बोलते हैं, इंग्लिश में भी रेनिन बोलते हैं। प्रोटीएज मतलब प्रोटीन को पचाने वाले एंजाइम, प्रोटीएज कहलाए जाते हैं, ठीक है। और अमाइलेज, तो आपको पता है अमाइलेज नहीं प्रेजेंट होता कहाँ? जठर रस में। पेट में आपके कार्बोहाइड्रेट का पाचन नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि कार्बोहाइड्रेट्स को पचाने वाला एंजाइम पेट के अंदर प्रेजेंट नहीं होता, जठर ग्रंथि उसका स्रावण नहीं करती है। कार्बोहाइड्रेट का पाचन आपके मुख में होता है, उसके बाद आपके सीधे स्मॉल इंटेस्टाइन में, ड्यूडेनम में होता है। क्लियर है? पेनक्रियास से एंजाइम आते हैं, वो पचाते हैं, और फिर आपके खुद की छोटी आंत के एंजाइम पचाते हैं। बाकी सब जठर ग्रस में प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 11। म्यूकोजा फ्रॉम मैनी स्मॉल फिंगर लाइक विलाई इन द श्लेष्मिका, श्लेष्मिका किसमें छोटी उंगलियों के आकार की बहुत से अंकुर बनाती हैं? आपकी म्यूकस लेयर है, वो आपके विलाय बनाती है। कहाँ बनते हैं विलाय? कहाँ प्रेजेंट होते हैं बताइए? स्मॉल इंटेस्टाइन में कहाँ प्रेजेंट होते हैं? स्टमक में, कोलन में, या सीकम में? किस में प्रेजेंट होते हैं? जो म्यूकस लेयर है आपकी अंदर वाली लेयर है, वो ऐसे आपके विलाय बनाती है। ये आपको बताया है ना,
ये विलाय कहाँ प्रेजेंट होते हैं? ये विलाय आपके स्मॉल इंटेस्टाइन में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। इसे हिंदी में क्या बोलते हैं? फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, मतलब छोटी उंगलियों के आकार की बहुत से अंकुर बनाती हैं। बताइए, अंकुर बोल रहे हैं विलाय को ये। चलिए कोई बात नहीं है, आपको पता होना चाहिए, इसलिए मैंने हिंदी इंग्लिश दोनों आपको बताए हैं। आपको पता है स्मॉल इंटेस्टाइन की जब हम बात करते हैं, जब हम स्मॉल इंटेस्टाइन को खोल के देखा है साइंटिस्ट ने, तो क्या पाया कि उसके अंदर बड़े बड़े फोल्ड्स हैं, उसकी सब म्यूकस लेयर ही फोल्डेड है। तो जो सब म्यूकस लेयर में जब फोल्ड्स हैं तो इनको क्या बोला जाता है? प्लाइके सर्कुलारिस। ध्यान रखिएगा, सब म्यूकोसल फोल्ड्स को प्लाइके सर्कुलारिस बोलते हैं। फिर इसके ऊपर स्मॉल जो आपके जो वो वाली लेयर है, म्यूकस लेयर है, वो भी ऐसे फोल्डेड है, देखा कि वो भी फोल्डेड है। ये आपके कहलाते हैं विलाय, ठीक है। ये आपके क्या कहलाते हैं? विलाय। इन्हीं को बोल देते हैं जनरली लोग कि ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है, लेकिन ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शन नहीं है। फिंगर्स की तरह तो इसके ऊपर जो एपिथेलियम सेल्स होती है ऐसे ऐसे दिखती है, फिंगर की तरह वो होती है, उसको बोलते हैं माइक्रोविलाय। और ये सब क्यों है स्मॉल इंटेस्टाइन में? क्योंकि इससे सरफेस एरिया बढ़ जाता है और एब्जॉर्प्शन ज्यादा से ज्यादा होता है। नेक्स्ट बताइए, लार का पीएच कितना होता है? इष्टतम पीएच बताइए। पीएच क्या है? पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन। हाँ, कितना होता है लार का, सलाइवा का? सलाइवा का पीएच बताइए कितना होता है? बहुत अच्छे से मैंने आपको ये चीज याद कराई है। सलाइवा में आपके पीएच 6.8 होता है। जैसे ही फूड आपके स्टमक में पहुंचता है, पीएच वहां पे 1.8 हो जाता है, और स्मॉल इंटेस्टाइन में आपके पीएच 7.8 होता है। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? 6.8। नेक्स्ट बताइए, यूरिया किस में संश्लेषित होता है, मतलब सिंथेसिस होता है? यूरिया का सिंथेसिस कहाँ होता है? लीवर में होता है, फेफड़े जिसको आप फुफ्फुस भी बोलते हैं हिंदी में, इसीलिए इसको पल्मोनरी के नाम से भी जानते हैं, लीवर उसको, फेफड़ों को हम, और वैसे तो आपके फेफड़ों को लंग्स बोला जाता है, ठीक है। प्लीहा मतलब स्प्लिन, यवृक्क, गुर्दा, किडनी। बताइए यूरिया का संश्लेषण किसमें होता है? तो आपने जब मेरे से लिवर पढ़ा है और मैंने आपको बताया है कि जब प्रोटीन पहुंचता है बॉडी के अंदर, ठीक है, प्रोटीन का मेटाबॉलिज्म कहाँ होता है? लिवर ही करता है सबको मेटाबोलाइज। तो प्रोटीन का स्ट्रक्चर क्या है आपके? प्रोटीन का स्ट्रक्चर क्या है आपके? यहाँ पे आपके कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, यहाँ पे आपके अमाइन ग्रुप है, यहाँ पर आपके हाइड्रोजन है, यहाँ पे आपके आर है। ये आर सब में चेंज होता है, ये फंक्शनल ग्रुप होता है। तो जब ये अमाइन ग्रुप यहाँ से निकाल देता है लिवर की सेल्स, ये अमाइन ग्रुप निकाल देती हैं, तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं डीएमिनेशन। क्या बोलते हैं? डीएमिनेशन। क्योंकि ये अमाइन ग्रुप अच्छा नहीं होता है, इसको निकाल दिया जाता है यूरिया साइकिल में। तो जब ये अमाइन ग्रुप निकल जाता है, मतलब डीएमिनेशन हो गया, तो ये अमाइन ग्रुप क्या बनाता है? ये अमाइन ग्रुप अमोनिया सिक्रेट करता है, अमोनिया निकलता है इसमें से। अमोनिया बहुत खतरनाक होता है हमारी बॉडी के लिए। तो इस अमोनिया को लिवर की जो सेल्स हैं, हेपाटिक लोब्यूल्स या हेपाटोसाइट्स, वो क्या करती हैं? वो इसमें को यूरिया में कन्वर्ट कर देती हैं। यूरिया उतना टॉक्सिक नहीं है, लेकिन यूरिया भी एक विषैला पदार्थ है, यूरिया में कन्वर्ट कर देती हैं। फिर वो यूरिया लिवर से होता हुआ ब्लड में जाता है, हार्ट से पास होता है, मजे में घूम रहा होता है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जैसे ही वो किडनी के पास पहुंचता है ब्लड और उसमें यूरिया है, किडनी क्या करती है? ब्लड को छानने का काम करती है, यूरिया को बॉडी से बाहर निकाल देती है। कौन निकाल देती है? किडनी। लेकिन ये बनता कहाँ है यूरिया? यूरिया बनता तो लिवर में ही है ना। अभी आपको पूरी प्रोसेस बता दी। अमोनिया निकल रहा था, उसको अमोनिया को यूरिया में कन्वर्ट किसने किया? हेपाटिक लोब्यूल्स, हेपाटोसाइट्स। ये किसकी यूनिट्स हैं? हेपाटिक लोब्यूल किसकी फंक्शनल और स्ट्रक्चरल यूनिट है ये? हेपाटोसाइट्स कहाँ प्रेजेंट होते हैं? हेपाटिक टर्म किससे जुड़ा हुआ है? लीवर, यकृत से जुड़ा हुआ है, ठीक है। और यकृत ही जो है आपके यूरिया का संश्लेषण करता है, ठीक है। यूरिया यकृत में ही बनती है। कैसे बनती है वो भी मैंने आपको बता दिया। जब प्रोटीन का मेटाबॉलिज्म होता है तो अमाइनो एसिड्स का स्ट्रक्चर क्या होता है? अमाइनो एसिड का स्ट्रक्चर ये होता है। तो इसमें से जब ये अमाइन ग्रुप निकालता है, अमाइन ग्रुप जब बाहर निकलता है, तभी यहाँ से क्या निकलता है? अमोनिया निकलता है। उस अमोनिया का क्या करा जाता है? यूरिया में कन्वर्ट किया जाता है, क्योंकि अमोनिया बहुत खतरनाक है शरीर के लिए। नेक्स्ट देखिए, मानव जठर में प्रोटीन पाचन के लिए उत्तरदायी अनुकूल परिवेश है। प्रोटीन के डाइजेशन के लिए मानव के शरीर में कैसा परिवेश होना चाहिए? आपको ये चीज दिमाग में लानी है कि प्रोटीन का पाचन कहाँ से शुरू होता है, ठीक है। ध्यान से आंसर करेंगे सब। क्षारीय, अम्लीय, उदासीन या बेसिक? और जठर भी बोल रहे हैं, मैंने जठर बेकार लगाया, बस मानव लगाना था। मानव में आपके अम्लीय होना चाहिए। आपको पता है प्रोटीन का पाचन पेट से स्टार्ट होता है, पेट में प्रोटीन है ना, आपको ऐसे मैंने याद कराया है। और प्रोटीन का पाचन पेट में तभी हो पाता है क्योंकि वहां प्रेजेंट है HCl। और मैंने आपको बताया जब तक हाइड्रोक्लोरिक एसिड पेप्सिनोजन को एक्टिव नहीं करेगा पेप्सिन में, प्रोटीन का डाइजेशन हो ही नहीं सकता। तो पेट में HCl का होना बहुत जरूरी है, अम्लीय माध्यम होना बहुत जरूरी है। किसके लिए? प्रोटीन के पाचन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
निम्नलिखित में से कौन सा अंग ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में बदलता है? बताइए, आंसर करिए। यकृत, गुर्दा, फेफड़े या तिल्ली? तिल्ली मतलब स्प्लिन, फेफड़े मतलब लंग्स, यकृत मतलब लीवर, गुर्दा मतलब किडनी। कौन सा अंग है जो ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में बदलता है? ये ग्लूकोज को भी ग्लाइकोजन में बदलता है और जरूरत पड़ने पर स्टोर्ड ग्लाइकोजन को भी ग्लूकोज में बदलता है। कौन करता है ये काम? ये काम आपके लीवर करता है, यकृत करता है। ठीक है, ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में बदलने की क्रिया क्या कहलाती है? जल्दी आंसर करिए सब लोग लाइव चैट में। कन्वर्जन ऑफ ग्लाइकोजन इनटू ग्लूकोज, वो बताइए। ग्लाइकोजीनोलाइसिस। क्या कहलाएगा? ग्लाइकोजीनोलाइसिस। क्यों? क्योंकि ग्लाइकोजन टूट रहा है बॉडी में, ग्लाइकोजन टूट रहा है बॉडी में, ग्लाइकोजन टूट रहा है बॉडी में, किसके लिए? ग्लूकोज के लिए। ठीक है, अब जरा बताइए, ग्लूकोज का ग्लाइकोजन में बदलना बताइए। ग्लूकोज को भी ग्लाइकोजन में बदलने का काम आपके लीवर करता है। इस प्रोसेस को क्या कहते हैं बताइए? जो एक्स्ट्रा ग्लूकोज है ब्लड में, सब सेल्स वगैरह ने यूज कर दिया, फिर इंसुलिन ने देखा कि ये एक्स्ट्रा ग्लूकोज घूम रहा है बॉडी के अंदर, तो वो लीवर के पास जाता है और लीवर में क्या करवा देता है? ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करवा देता है। तो ग्लूकोज का ग्लाइकोजन में कन्वर्जन क्या कहलाता है? ग्लाइकोजेनेसिस। ग्लाइकोजेनेसिस, जेनेसिस मतलब निर्माण हो रहा है। ठीक है, समझ में आ गया? और ये दोनों प्रोसेस कहाँ होती हैं? ग्लाइकोजेनेसिस एंड ग्लाइकोजीनोलाइसिस, ये दोनों प्रोसेस आपके लिवर में होती हैं। ध्यान रखिएगा, ग्लाइकोलाइसिस लिवर में नहीं होता केवल, ग्लाइकोलाइसिस जो है वो हर सेल में होता है, बॉडी की हर सेल में होता है। ग्लाइकोलाइसिस क्या होता है? ग्लूकोज का टूटना। समझ में आ रहा है? ये चीजें ध्यान रखिएगा। ग्लाइकोलाइसिस है ग्लूकोज का पायरुविक एसिड में कन्वर्ट होना। तो ग्लूकोज तो शरीर की हर सेल को चाहिए ना, हर सेल को चाहिए, तो शरीर की हर सेल में ग्लाइकोलाइसिस होता है, लेकिन शरीर की हर सेल में ग्लाइकोजीनोलाइसिस और ग्लाइकोजेनेसिस नहीं होता। ग्लाइकोजेनेसिस, ग्लाइकोजीनोलाइसिस, ग्लाइकोनियोजेनेसिस, ये सब लिवर की सेल्स में होता है। ध्यान रखिएगा इस चीज को, बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रही हूं मैं। नेक्स्ट देखिए, टेबल शुगर किस प्रकार की शर्करा है? बताइए। टेबल शुगर, टेबल शुगर, टेबल शर्करा आप किसे कहते हैं? फ्रक्टोज, गैलेक्टोज, ग्लूकोज, सुक्रोज। टेबल शुगर जो चीनी है, जो आप चाय में डाल के खाते हैं, दूध में डाल के पीते हैं, खाते कह रही हूँ, चाय में दूध में डाल के पीते हैं, वो क्या है? सुक्रोज है। क्या है वो? सुक्रोज है। सुक्रोज में कौन कौन से मॉलिक्यूल्स होते हैं ग्लूकोज के? कितने मॉलिक्यूल्स होते हैं? 2 होते हैं। किस किस से मिलकर सुक्रोज बनता है? ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज। ठीक है, ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज। नेक्स्ट बताइए, रक्त में ग्लूकोज शर्करा की कमी पड़ने पर संग्रहित ग्लाइकोजन को वापस ग्लूकोज में बदलकर रक्त में मुक्त कर देता है। इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? आंसर करिए। वही क्वेश्चन है जो अभी मैंने कराया है। जब ब्लड में ग्लूकोज का लेवल कम हो जाता है, ब्लड में ग्लूकोज का लेवल अगर ज्यादा है तो पेनक्रियास से निकलता है इंसुलिन, और इंसुलिन के रिसेप्टर्स पाए जाते हैं हर सेल पे। मैंने आपको ये चीज अच्छे से समझाई है। इंसुलिन एक्स्ट्रा ग्लूकोज को, हर सेल ने अपने लिए खाना बना लिया, हर सेल ने ग्लूकोज को यूज कर लिया, उसके बाद एक्स्ट्रा ग्लूकोज को, बचे हुए ग्लूकोज को या तो वो लीवर में कन्वर्ट करवाता है, पहले वो लीवर में ग्लाइकोजन की फॉर्म में कन्वर्ट करवाता है, फिर भी बच गया है तो फिर वो किस में कन्वर्ट करवाता है? उसे फैट में कन्वर्ट करके मसल्स में, एडिपोज टिश्यूज में स्टोर करवा देता है। बताया है ना ये चीज आपको? तभी आप कहते हैं कि ग्लूकोज लीवर में और मांसपेशियों में, दोनों में आपके स्टोर होता है। लेकिन आप मान लीजिए बहुत कम हो गया है ब्लड ग्लूकोज लेवल, आप बाहर से कार्बोहाइड्रेट नहीं ले रहे हैं, तो जो ग्लाइकोजन आपके लीवर में स्टोर है पहले वो टूटेगा। ठीक है, इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? ग्लाइकोजीनोलाइसिस। क्या बोलते हैं? ग्लाइकोजीनोलाइसिस। नेक्स्ट देखिए, खाद्य प्रोटीन के 2 सबसे समृद्ध ज्ञान स्रोत हैं। बताइए कौन से स्रोत हैं जो सबसे ज्यादा मात्रा में जिनमें आपके प्रोटीन पाया जाता है? आंसर करिए। मांस, अंडा, दूध, सब्जियां, सोयाबीन, मूंगफली, एक प्रकार का शैवाल या अन्य सूक्ष्मजीव, मतलब छोटे छोटे बैक्टीरियाज, शैवाल, प्रोटोजोआ, क्या है आपके बताइए जिसमें सबसे ज्यादा मात्रा में आपके प्रोटीन पाया जाता है? आंसर करिए। खाद्य पदार्थ, खाद्य प्रोटीन के सबसे समृद्ध जो आपके सोर्सेज हैं, जो स्रोत हैं, वो सोयाबीन और मूंगफली है। सोयाबीन में आपके 100 ग्राम में 43% आपके, ठीक है, 43% जो है आपके प्रोटीन प्रेजेंट होता है, जबकि अंडे में कितना होता है? 12 से 13%, और मूंगफली में भी बहुत ज्यादा होता है। ठीक है, सोयाबीन से सबसे ज्यादा मात्रा में आपको प्रोटीन मिलता है, तो सबसे समृद्ध क्या है? सोयाबीन और मूंगफली। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर करिए। दूध में कौन सी प्रोटीन
शर्करा युग्म होता है। ध्यान से देख लीजिएगा, दूध में कौन सा प्रोटीन और शर्करा दोनों पूछी हैं, ठीक है। दूध में कौन सा प्रोटीन प्रेजेंट होता है, कौन सा शर्करा, युग्म मतलब पेयर। क्या क्या प्रेजेंट होता है दूध में बताइए। ऑप्शन है केसिन सुक्रोज, केसिन लैक्टोज, फैरेटिन मोल्टोज, एल्बुमिन ग्लूकोज। जल्दी बताइए, आंसर करिए बहुत तेजी के साथ, इतना टाइम नहीं दे पाऊंगी मैं। दूध में आपके केसिन एंड लैक्टोज होता है। केसिन प्रोटीन होती है, लैक्टोज शुगर होती है, ठीक। नेक्स्ट देखिए, पाइसीकरण क्या है, व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ इमल्सिफिकेशन, बताइए। इमल्सिफिकेशन क्या है, पाइसीकरण क्या है। वसा का छोटे अणुओं में टूटना, वसा का पाचन, वसा का अवशोषण या वसा का संचयन, क्या है पाइसीकरण। इमल्सिफिकेशन क्या है, इमल्सिफिकेशन है वसा का छोटे अणुओं में टूटना, ठीक है। और आपके शरीर के अंदर इमल्सिफिकेशन कौन करता है, शरीर के अंदर इमल्सिफिकेशन के लिए वसा के जिम्मेदार कौन है। वसा की इमल्सिफिकेशन के लिए, पाइसीकरण के लिए शरीर में बाइल जिम्मेदार है, बाइल जिसे आप पित्त कहते हैं। ये इसमें कोई भी एंजाइम प्रेजेंट नहीं होता है, बाइल में किसी भी तरीके का एंजाइम नहीं होता है, किसी भी तरीके से पाचन नहीं करता है वसा का। हाँ, वसा के पाचन में हेल्प कर सकता है, कैसे, जो बड़े बड़े वसा आते हैं उसको ये तोड़ देता है छोटे छोटे टुकड़ों में, इसी प्रोसेस को हम बोलते हैं इमल्सिफिकेशन, इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट, वसा का पाइसीकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 21, इनमें से कौन सी ग्रंथि पाचन एंजाइम का स्राव नहीं करती, बताइए वो कौन सी ग्रंथि है जो किसी भी पाचन को, डाइजेशन में हेल्प होने वाले एंजाइम्स को सिक्रेट नहीं करती। ध्यान से आंसर करेंगे सभी बच्चे, क्योंकि मैं हमेशा ये चीज आपको बताती रहती हूँ। आपके लिवर है, लाल ग्रंथि है, आंत की ग्रंथि है या अग्नाशय है। अग्नाशय मतलब पेनक्रियास, आंत ग्रंथि मतलब स्मॉल इंटेस्टाइन में पाई जाने वाली ग्लैंड्स, लाल ग्रंथि मतलब सलाइवरी ग्लैंड्स एंड यकृत मतलब लिवर। बताइए इनमें से कौन सी ग्रंथि पाचन एंजाइम का सिक्रीशन नहीं करती। तो लिवर, लिवर किसी भी तरीके से आपके डाइजेशन के लिए एंजाइम्स नहीं सिक्रीट करती, ठीक है। लिवर सिर्फ आपके डाइजेशन में क्यों हेल्प करता है, क्योंकि ये बाइल का निर्माण करता है, इसलिए हम लिवर को डाइजेशन में भी पढ़ते हैं। उसके अलावा ये मेटाबॉलिज्म में हेल्प करता है, ठीक है। सारा ब्लड पूरी बॉडी का लिवर से होता, पूरी बॉडी का नहीं, पूरे डाइजेस्टिव सिस्टम का ब्लड जो है आपके वो लिवर से होता हुआ हार्ट में जाता है। ये चीज मैं आपको समझा चुकी हूँ, इसी को हम पोर्टल सिस्टम बोलते हैं, ठीक है, हेपाटिक पोर्टल सिस्टम बोलते हैं, क्योंकि डाइजेशन का सारा ब्लड लिवर से होता हुआ जाता है, सारे अवशिष्ट, सारे विषैले पदार्थों को लिवर निकालता है बॉडी के अंदर से, इसलिए हम इसको हेपाटिक पोर्टल सिस्टम के नाम से जानते हैं। और लिवर किसी भी तरीके का डाइजेस्टिव एंजाइम सिक्रेट नहीं करती, ना प्रोटीन को पचाने के लिए, ना वसा को पचाने के लिए, ना आपके कार्बोहाइड्रेट को पचाने के लिए, बस ये पित्त का निर्माण करती है और वो पित्त आपके वसा के पाइसीकरण में हेल्प करता है, ठीक है। वसा का पाइसीकरण करता है, पाचन में हेल्प करता है, क्लियर। पाचन में हेल्प करता है, आप बोलेंगे मैम आप पाचन में हेल्प करता बोल रही हैं तो कैसे, मैं आपको 10 बार बता चुकी हूँ, फिर बता देती हूँ। वसा ऐसे आते हैं, ठीक है, ऐसे गुच्छे में आते हैं, तो अब ऐसे गुच्छे में लाइपेज एंजाइम कैसे काम करे, सरफेस एरिया कम है, अंदर वाले तो टूट ही नहीं पाएंगे, तो इस पे हथौड़ा मार देता है आपके बाइल, और बाइल हथौड़ा मार देता है तो ये क्या हो जाते हैं, ये वसा ऐसे ऐसे अलग हो जाते हैं। अब देखिए सरफेस एरिया बढ़ गया, सरफेस एरिया बढ़ गया, अब पूरा लाइपेज एंजाइम इस पूरे को पचा सकता है अच्छे से, इस पूरे को पचा सकता है अच्छे से। वसा का पाचन लाइपेज एंजाइम करता है, समझ में आ रहा है, अब अच्छे से पूरा जो है लाइपेज एंजाइम इसको पचा सकता है, तो ये तोड़ने में, पाइसीकरण में आपकी हेल्प करा बाइल ने। नेक्स्ट देखिए, जैसे आप पित्त बोलते हैं, वसा के पाचन में सहयोग करने वाला लाइपेज एंजाइम कहाँ से स्रावित होता है, यकृत से, लार ग्रंथि से, आंत ग्रंथि से, अग्नाशय से। देखिए आपके जो लाइपेज एंजाइम है वो आपके अमाशय में भी होता है, लेकिन बहुत थोड़ा सा, मैंने आपको बताया था बहुत थोड़ा सा होता है। सबसे ज्यादा जो पाचन करता है वसा का लाइपेज एंजाइम, उसका सबसे ज्यादा सिक्रीशन आपके पैनक्रियास से होता है, अग्नाशय से होता है। इसीलिए पैनक्रियास से जो रस निकलता है, जैसे आप पैनक्रियाटिक जूस बोलते हैं, अग्नाशयी रस बोलते हैं, उसको हम पूर्ण पाचक रस के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि उसमें सारे न्यूट्रिएंट्स को पचाने के लिए कंप्लीट एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं। किसके अंदर, पैनक्रियास के अंदर, ठीक है। और पैनक्रियास आपकी क्या है, हेटेरोक्लाइन ग्लैंड है, मिक्स्ड ग्लैंड ऑफ द बॉडी है,
सेकेंड लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ द बॉडी है, मिश्रित ग्रंथि है, हेटेरोक्लाइन ग्लैंड है। क्यों? क्योंकि ये हार्मोन्स भी सिक्रीट करती है और ये एंजाइम्स को भी सिक्रीट करती है। हार्मोन्स क्या करते हैं? हार्मोन्स एंजाइम्स की सेल को जगाने में भी हेल्प करते हैं, और हार्मोन्स आपको मैंने पढ़ाया जैसे इंसुलिन और ग्लूकेगॉन, ये आपके ब्लड शुगर लेवल को भी कंट्रोल करते हैं। ठीक है, तो सबसे ज्यादा वसा के पाचन में सहयोग करने वाला लाइपेज एंजाइम आपके सबसे अधिक मात्रा में अग्नाशय से सिक्रीट होता है, ये बात ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट देखिए, व्हाट आर द फंक्शनल एंड स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लिवर, मतलब आपको यकृत की क्रियात्मक और संरचनात्मक इकाई के बारे में बताना है। बताइए, फंक्शनल को हिंदी में क्रियात्मक बोलेंगे ना, तो बताइए क्या है? हेपाटिक लोब्यूल्स, गॉल ब्लैडर, ग्लिसन कैप्सूल्स या एसिनाई। मैंने आपको बताया है पैनक्रियाटिक एसिनाई, 99% पैनक्रियाटिक जो है वो एसिनाई का बना हुआ है, ये पैनक्रियास का पार्ट है। ठीक है, जो क्या करते हैं, जो एंजाइम सिक्रीट करते हैं। और जबकि 1% उसमें क्या पाया जाता है? आइलेट्स ऑफ लैंगरहंस पाया जाता है। वो लैंगरहंस नाम के वैज्ञानिक ने खोजा था कि इसमें कुछ सेल्स ऐसी हैं पैनक्रियास में बहुत सेल्स हैं, लेकिन हमें जो पढ़नी है बस हम उसकी बात करते हैं। कुछ सेल्स ऐसी हैं पैनक्रियाज में जो क्या करती हैं, जो हार्मोन सिक्रिएट करती हैं। ठीक है, तो एसिनाई तो आपके पैनक्रियाज से रिलेटेड है। हेपाटिक लोब्यूल बोलते हैं लिवर की जो आपके स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है, उसे हेपाटिक लोब्यूल बोलिए, या फिर आपको ये हेपाटोसाइट भी मिलेगा। ठीक है, हेपाटिक वर्ड आपके लिवर से संबंधित है, ये बात दिमाग में अपने बैठा लीजिए आप। नेक्स्ट देखिए, ग्लिसन कैप्सूल, इसके जो आपके हेपाटिक लोब्यूल जो होता है ये इस तरीके से होता है, बहुत सुंदर इस तरीके से हेपाटिक लोब्यूल का स्ट्रक्चर होता है। इसके ऊपर जो एक्स्ट्रा लेयर होती है जो इसको कवर करती है, इस सेल को जो कवर करती है, जो लिवर के अंदर जो सेल पाई जाती है, इस सेल के ऊपर जो कवरिंग होती है, या आप बोल सकते हैं पूरे लिवर के ऊपर, लिवर तो सेल से बना हुआ है, हेपाटिक लोब्यूल से बना हुआ है, तो इन हेपाटिक लोब्यूल को जो लेयर कवर करती है उसे हम ग्लिसन कैप्सूल के नाम से जानते हैं, इसलिए आपके ग्लिसन कैप्सूल का संबंध लिवर से है। नेक्स्ट देखिए, शरीर में कार्य पर भोजन के अध्ययन को डैश के रूप में परिभाषित कर सकते हैं। बताइए क्या कहलाएगा? विज्ञान, भोजन विज्ञान, आहार या पोषण। शरीर में कार्य पर भोजन के अध्ययन को, आपका भोजन शरीर में बहुत सारे कार्य करता है, तो ये चीज आपकी क्या कहलाती है? ये चीज आपकी पोषण कहलाती है, न्यूट्रिशन कहलाती है। क्या कहलाती है? पोषण। ठीक है, क्या कहलाएगी आपके? न्यूट्रिशन। 2016 का क्वेश्चन है टीजीटी का ये। नेक्स्ट देखिए, अग्नाशयी एंजाइम में से कई को ट्रिप्सिन द्वारा सक्रिय किया जाना चाहिए। ठीक है, अग्नाशयी एंजाइम में से कई को ट्रिप्सिन द्वारा सक्रिय किया जाना चाहिए। आपको पता है ट्रिप्सिन कहाँ से निकलता है? ट्रिप्सिन आपके पैनक्रियास से निकलता है, और डायरेक्ट ट्रिप्सिन नहीं निकलता है, पहले ट्रिप्सिनोजन निकलता है। इस ट्रिप्सिनोजन को ट्रिप्सिन में कन्वर्ट किया जाता है, फिर ये काइमोट्रिप्सिन को, कार्बोक्सी पेप्टिडेस को, प्रो कार्बोक्सी पेप्टिडेस को, और फिर प्रो इलास्टेस को कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, ये चीज आपको पढ़ाई है ना पैनक्रियाज में। तो ट्रिप्सिन द्वारा सक्रिय किया जाना चाहिए इससे पहले कि वह भोजन को पचाना शुरू कर सके, लेकिन स्वयं ट्रिप्सिन को डैश के सक्रिय प्रभाव की आवश्यकता होती है। बताइए, मतलब क्वेश्चन ये कह रहा है कि अग्नाशय से जो एंजाइम है ट्रिप्सिन, ठीक है, वो बहुत सारे एंजाइम्स को एक्टिव करता है, और आपको पता है वो बहुत सारे एंजाइम्स को एक्टिव करता है, लेकिन वो खुद ही इनएक्टिव फॉर्म में निकलता है, उसको भी तो पहले एक्टिव होना है। ये चीज मैंने आपको कितनी बार पढ़ाई है, आंसर करिए, आज मैंने क्वेश्चन पूछा है आपसे। स्वयं ट्रिप्सिन को उसके सक्रिय प्रभाव में स्वयं ट्रिप्सिनोजन निकलता है, उसको ट्रिप्सिन में कन्वर्ट करने के लिए किस एंजाइम की जरूरत होती है या किसकी आवश्यकता होती है? बताइए, आंसर करिए। काइमोट्रिप्सिन की, कार्बोक्सी पेप्टाइडेस की, फॉस्फोलिपिड्स की, फॉस्फोलाइपेस की, या एंटीरोकाइनेस की? आंसर करिए। ऑप्शन नंबर 4 एंटीरोकाइनेस। एंटीरोकाइनेस एंजाइम जो है वो ट्रिप्सिनोजन को ट्रिप्सिन में कन्वर्ट करता है, फिर ये ट्रिप्सिन बाकी सारे एंजाइम्स को जो प्रोटीन का पाचन करेंगे उसको क्या करेगा? एक्टिव करेगा। ठीक है, एंटीरोकाइनेस कहाँ से निकलता है? एंटीरोकाइनेस आपके स्मॉल इंटेस्टाइन से निकलता है। स्मॉल इंटेस्टाइन देती है एंटीरोकाइनेस निकाल के, और जब भोजन स्मॉल इंटेस्टाइन में आता है और प्रोटीन के पाचन के लिए ट्रिप्सिनोजन बाहर आता है, तब एंटीरोकाइनेस उसको एक्टिव करता है, ट्रिप्सिन में कन्वर्ट करता है। फिर ये ट्रिप्सिन कार्बोक्सी पेप्टाइडेस को, काइमोट्रिप्सिनोजन को, सबको जो है एक्टिव करता है। और आपको मैंने ये चीज बताई है कि क्यों हमारे शरीर में सारे एंजाइम्स इनएक्टिव फॉर्म में आते हैं, फिर उनको एक्टिव किया जाता है। ठीक है, ग्रहणी मतलब आपके ड्यूडेनम, पक्वाशय। अमाशय के खुलने को किसके द्वारा नियंत्रित किया जाना चाहिए? द ओपनिंग ऑफ स्टमक एंड द ड्यूडेनम। आपको स्टमक और ड्यूडेनम के बीच की ओपनिंग बतानी है। इज गार्डेड बाय, आप बताइए किससे गार्ड किया जाता है? पेट और ड्यूडेनम की जो ओपनिंग है उसका नाम बताइए।
कार्डियक स्फिंक्टर, स्फिंक्टर ऑफ बोर्डन, स्फिंक्टर ऑफ ओडाई या पाइलोरिक स्फिंक्टर? बताइए। अपने दिमाग में लाइए डायग्राम डाइजेस्टिव सिस्टम का, जो कि आपने हजारों बार देखा है मेरे थ्रू तो, और मैंने आपको हमेशा डायग्राम के थ्रू पढ़ाया है ताकि आपके दिमाग में बैठ जाए। ठीक है, फिर भी यहाँ बना लेती हूँ। ये आपके स्टमक है और ये आपकी इंटेस्टाइन है। ठीक है, ये है इंटेस्टाइन का ड्यूडेनम वाला पार्ट। इसी को तो पक्वाशा और ग्रहणी बोलते हैं, सी शेप होती है इसकी। तो ये यहाँ पर, और मैंने आपको बताया यहाँ पर 2 स्फिंक्टर पाए जाते हैं। स्फिंक्टर भी समझाया है आपको। बताइए, अब ये आमाशय हो गया, ये ड्यूडेनम हो गया, इसके बीच के स्फिंक्टर का नाम क्या है? पाइलोरिक स्फिंक्टर। क्या नाम है? पाइलोरिक स्फिंक्टर। क्योंकि ये वाला रीजन क्या कहलाता है स्टमक का? पाइलोरी कहलाता है। ठीक है, पाइलोरी कहलाता है। ये वाला रीजन कार्डियक कहलाता है। यहाँ फंडस है, ये बॉडी है। तो ये क्या, कौन सा स्फिंक्टर हो गया आपके? पाइलोरिक स्फिंक्टर। स्फिंक्टर मतलब यहाँ पर मसल्स बहुत टाइट होती हैं, बिल्कुल रबड़ बैंड की तरह होता है। ये फूड को, ऐसा नहीं है कि फूड यहाँ से इधर आ जाए और यहाँ से वापस चला जाए। इसके लिए जो है ये स्फिंक्टर लगे होते हैं पूरे आपके जीआई ट्रैक्ट में। समझ में आ गया? जैसे आपके वाल्व लगे होते हैं इसमें, शिरा में आपके वाल्व होते हैं। हार्ट में आपने वाल्व पढ़े हैं, वो ब्लड को वापस नहीं जाने देते हैं वाल्व, एक ही साइड खुलते हैं, है ना। इसी तरीके से आपके पूरे जीआई ट्रैक्ट में, पूरे पाचन तंत्र में आपके स्फिंक्टर होते हैं। स्फिंक्टर मसल्स के होते हैं, बहुत टाइट होती हैं यहाँ पर मसल्स। ईजिली आपका खाना जो है वो ना तो अंदर घुस पाता है, और अगर अंदर घुस गया तो वापस नहीं जा पाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, पेप्सिन क्या है? बताइए। पेप्सिन है, आंसर करिए भाई। मैंने तो जो पढ़ाया है मैं तो वहां से क्वेश्चन कराऊंगी। ठीक है, बाकी घिसे पिटे क्वेश्चन तो आप 100 बार करते ही आ रहे हैं। आपको पता ही है कि बस मुंह में कार्बोहाइड्रेट का पाचन होता है, या आपके लार ग्रंथियां किसका पाचन करती हैं। मैंने तो जो पढ़ाया जितना डिटेल में, मैं तो वहां से क्वेश्चन पूछूंगी ना, क्योंकि मुझे पता है पीजीटी में वैसे ही क्वेश्चन आने वाले हैं, मुझे पता है नेट में वैसे ही क्वेश्चन आएंगे, मुझे पता है एलटी ग्रेड में वैसे ही क्वेश्चन आएंगे, DSSB में वैसे ही क्वेश्चन आएंगे। प्रोटियोलाइटिक एंजाइम है, एक्टिवेटेड बाय HCl है, कन्वर्ट्स प्रोटीन इनटू पेप्टोन्स एंड पेप्टाइड्स है, या मोर देन वन ऑप्शन इज करेक्ट। मतलब मैं आपको बताती हूँ, पेप्सिन बताइए क्या है। एक प्रोटियोलाइटिक एंजाइम है, मतलब प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम है। एक्टिवेटेड बाय HCl, क्या जो पेप्सिन है वो HCl से एक्टिवेट होता है? बिल्कुल। पेप्सिनोजन की फॉर्म में निकलता है पहले पेप्सिन। इसको कौन कन्वर्ट करता है? HCl कन्वर्ट करता है ना पेप्सिन में, और प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम भी है ये, दोनों बातें सही हैं। पेप्सिन जो है प्रोटीन को पेप्टोन्स और पेप्टाइड्स में बदल देता है। बिल्कुल, कितनी बार मैंने पढ़ाया, पेट में प्रोटीन का पाचन स्टार्ट होता है, प्रोटीन लंबे लंबे अमाइनो एसिड्स की चेन होती हैं, इसके ऊपर पहले पेप्सिन काम करता है। पेप्सिन इन प्रोटीन को पेप्टोन्स में या पेप्टाइड्स में बदल देता है। फिर ये पेप्टाइड्स और पेप्टोन्स आपके जाते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन में, जिस पर ट्रिप्सिन काम करता है, काइमोट्रिप्सिन काम करता है, कार्बोक्सीपेप्टाइडेज काम करता है, इलास्टेज काम करता है। वो इनको बदल देते हैं डाइपेप्टाइड्स में। मतलब 2-2 मॉलिक्यूल रह गए अमाइनो एसिड से केवल। जब 2-2 मॉलिक्यूल रह गए तो फिर क्या काम करता है आपके इरिप्सिन एंजाइम, जो कि स्मॉल इंटेस्टाइन से निकलता है, और वो डाइपेप्टाइडेज को बदल देता है आपको किसमें? डाइपेप्टाइड्स को बदल देता है किसमें? अमाइनो एसिड्स में। तो ये सारी बातें बिल्कुल सही हैं। ठीक है, ये चारों ऑप्शंस, तीनों ऑप्शंस एकदम सही है, और यही है आपके पेप्सिन। पेप्सिन आपके प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम है, मतलब प्रोटियोलाइटिक एंजाइम है। बिल्कुल ठीक। ये कन्वर्ट होता है, बिल्कुल, ये एक्टिवेट होता है किसकी वजह से? HCl की वजह से। अगर HCl नहीं होगा आपके पेट में, प्रोटीन का पाचन नहीं ही होगा। समझ गए? और ये पेट में प्रोटीन का क्या कर देता है? ये पेट में प्रोटीन को पेप्टाइड्स में या पेप्टोन्स में बदल देता है। ठीक, नेक्स्ट देखिए, हेपारिन का निर्माण कौन करता है? बताइए। हेपारिन का निर्माण कौन करता है? हेपारिन क्या है और इसका निर्माण कौन करता है? पैनक्रियास, किडनी, लिवर, स्टमक। हेपारिन का निर्माण आपके लीवर करता है। ठीक है, हेपारिन आपके ब्लड को जमने नहीं देता बॉडी के अंदर। बॉडी के अंदर आपका ब्लड नहीं जम पाता, कोगुलेट नहीं हो पाता, किसकी वजह से? हेपारिन की वजह से। और हेपारिन का निर्माण कौन करता है? आपके लीवर करता है। नेक्स्ट बताइए, पित्तरस का निर्माण कौन करता है? पित्तरस का निर्माण कौन करता है? बाइल का निर्माण कौन करता है? बाइल जूस का निर्माण करते हैं हेपाटिक लोब्यूल्स। हेपाटिक लोब्यूल्स कहाँ है? हेपाटिक लोब्यूल्स आपके लिवर में है, और लिवर आपके पित्त का निर्माण करता है। ये लिवर का सबसे बड़ा फंक्शन है, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन है ये आपके लिवर का। ठीक है, सबसे महत्वपूर्ण फंक्शन अगर आपसे पूछा जाएगा लिवर का तो वो यही है। नेक्स्ट, लिवर को यकृत बोलते हैं हिंदी में, इतना तो पता होगा हिंदी मीडियम वालों को।
विषैले पदार्थों का निष्कासन बताइए कौन करता है? आपके शरीर के सारे जो भी आपने खाया, अगर कुछ भी विषैला पदार्थ, उसको निष्कासित कौन करता है? फूड के थ्रू आप कुछ भी ले सकते हैं या आप ऐसे भी कुछ भी विषैला पदार्थ ले सकते हैं। इसका निष्कासन कौन करता है? तो आपको पता है इसका निष्कासन आपके लिवर करता है। लिवर सारे टॉक्सिक सब्सटेंस को आपके बॉडी से बाहर निकालता है। इसका सबसे बढ़िया एग्जाम्पल तो मैंने आपको यूरिया बता ही दिया है ना। नेक्स्ट बताइए बहुत तेजी के साथ। श्वेतसार, श्वेतसार मतलब कार्बोहाइड्रेट्स या इसको आप स्टार्च बोल सकते हैं, प्रक्रिया करके उसे शर्करा में परिवर्तित करती है कौन? पैनक्रियास, सलाइवरी ग्लैंड्स, लिवर या स्टमक ग्लैंड्स? जल्दी आंसर करिए। सबसे पहले स्टार्च पर कौन क्रिया करता है? सबसे पहले स्टार्च कहाँ टूटता है? आपके मुंह में टूटता है। माल्टोज शुगर में कन्वर्ट होता है तो सलाइवरी ग्लैंड्स होगा ना। लार ग्रंथियां, लार ग्रंथियां सबसे पहले आपके स्टार्च का डाइजेशन करना स्टार्ट करती है ना। स्टार्च, उसको आप हिंदी में श्वेतसार भी बोलते हैं या कार्बोहाइड्रेट्स भी बोल सकते हैं, ठीक है। और मैं आपको पूरी चीज पर पढ़ा चुकी हूँ कि स्टार्च होगा तो कैसे टूटेगा, और अगर लैक्टोज की फॉर्म में आपने कार्बोहाइड्रेट लिया है तो क्या होगा, अगर आपने सुक्रोज की फॉर्म में लिया है तो क्या होगा, अगर आपने फ्रक्टोज की फॉर्म में लिया है तो क्या होगा, सब बता चुकी हूं मैं आपको। नेक्स्ट देखिए, डैश, डैश इसका दाहिना सिरा ग्रहणी की ओर, ग्रहणी मतलब ड्यूडेनम पक्वाशय की ओर, और बायां भाग प्लीहा, प्लीहा मतलब स्प्लिन की तरफ है, और ये 16 सेंटीमीटर लंबी और 4 सेंटीमीटर चौड़ा होता है ये ऑर्गन। बताइए वो कौन सा ऑर्गन है? डाइजेस्टिव सिस्टम को आप अपने दिमाग में रखिए। डाइजेस्टिव सिस्टम में जब आप दिमाग में रखेंगे तो आप यहाँ देखेंगे इस तरीके से होता है डाइजेस्टिव सिस्टम। यहाँ पर होता है ये पैनक्रियास। तो बताइए क्या होगा? इधर है कहीं आपके स्प्लेन, ये इस तरीके से, और ये इधर है आपके लीवर। बताइए इसका दाहिना सिरा, दाहिना मतलब हमेशा मैंने बताया ये चीज राइट साइड होगी और ये चीज लेफ्ट साइड होगी, है ना। और बायां सिरा प्लीहा के, तो ये है आपके पैनक्रियास। पैनक्रियास का दायां सिरा आपके ड्यूडेनम, ये देखिए सारा खुलता ही ड्यूडेनम में है, पक्वाशय में ग्रहणी में आके खुलता है। आपके स्मॉल इंटेस्टाइन की सारी जो सिक्रीशन है वो ड्यूडेनम में ही आती है। तो दायां सिरा किधर है? ड्यूडेनम की तरफ। और देखिए बायां सिरा, ये नुकीला वाला सिरा किधर है? ये स्प्लिन की तरफ है। तो ये आपके पैनक्रियाज है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, इसका रंग बैगनी है, डैश इसका रंग बैगनी है, आकार सेम के बीज की तरह है। यह ग्रंथि हमारे शरीर में अमाशय के बाईं ओर पसलियों के बीच में, और क्लोम ग्रंथि, क्लोम ग्रंथि किसे बोलते हैं पहले तो ये बता दीजिए। क्लोम ग्रंथि आपके पैनक्रियास को बोलते हैं, ठीक है, कि दाहिनी ओर स्थित होती है। बताइए पैनक्रियास के दाहिनी ओर है, बताइए कौन सी ग्रंथि है वो? कौन ग्रंथि नहीं है वो, कौन सा ऑर्गन है? इसका रंग बैगनी है, सेम के बीज के आकार है। यह ग्रंथि हमारे शरीर में अमाशय की बाईं ओर है। अमाशय की बाईं ओर, बिल्कुल दिमाग बना लीजिए ना अपना, ये अमाशय है तो अमाशय के बाईं ओर अभी क्या बनाया था मैंने? स्प्लिन बनाया था ना। अमाशय का राइट साइड तो ये हो गया, लेफ्ट साइड ये हो गया, तो स्प्लिन हो गया। आंसर क्या हो गया? स्प्लिन हो गया। नेक्स्ट देखिए, पाचन तंत्र में सबसे ज्यादा अवशोषण कहाँ होता है? मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन इन डाइजेस्टिव सिस्टम अकर्स इन छोटी आंत, स्मॉल इंटेस्टाइन। क्यों होता है? क्योंकि स्मॉल इंटेस्टाइन फोल्डेड है, फोल्ड्स पाए जाते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन में। यकृत का भार होता है, यकृत का वेट बताइए। बहुत तेजी के साथ आंसर करेंगे सब बच्चे। वेट ऑफ द लिवर 1.5 kg। नेक्स्ट, वसा को वसीय अम्ल और ग्लिसरॉल में परिवर्तित करने वाला किण्व है या एंजाइम है? बताइए क्या? वसा आपके ट्राइग्लिसराइड्स की फॉर्म में होते हैं। वसा में आपके क्या होता है? एक आपके ग्लिसरॉल होता है, उसमें 3 फैटी एसिड्स होते हैं। तो बताइए उसको परिवर्तित करने वाला एंजाइम कौन सा है, या वसा का पाचन करने वाला एंजाइम कौन सा है? लाइपेज। नेक्स्ट बताइए, छोटी आंत की लंबाई बताइए कितनी होती है? सामान्यतः छोटी आंत की कितनी लंबाई होती है? स्मॉल इंटेस्टाइन बोलते हैं छोटी आंत को। इसकी लंबाई बताइए कितनी होती है? 5 मीटर या 5 से 6 मीटर भी मिल जाएगी, कोई बुराई नहीं है। भोजन का पाचन आहार नाल में कहाँ कहाँ होता है? बताइए भोजन का पाचन आहार नाल, आहार नाल जो मुंह से खुल के गुदा मार्ग तक जाती है, जिसे आप एलिमेंट्री कैनाल बोलते हैं, जिसकी लंबाई 9 से 10 मीटर है, 32 फीट होती है। बताइए कौन कौन उसमें पाचन करता है? छोटी आंत भी करती है, स्मॉल इंटेस्टाइन भी करती है, स्टमक भी करता है, माउथ भी करता है, मतलब ऑल हो जाएगा, है ना। नेक्स्ट, काइम क्या है? बताइए कहाँ बनता है काइम? फूड का लेई का रूप में ले लेना, भोजन का लेई के रूप में परिवर्तित हो जाना आपके काइम कहलाता है। कहाँ पर? स्टमक में, आपके पेट में, अमाशय में, ठीक है। और बोलस कहाँ होता है? मुंह में। फूड मिक्स विद सलाइवा इज बोलस। काइल कहाँ बनते हैं? बताइए काइल, काइल कहाँ बनता है?
काइल आपके स्मॉल इंटेस्टाइन में बनते हैं, ठीक है। स्मॉल इंटेस्टाइन में मैंने आपको बताया कहाँ बनेंगे, ये आपके म्यूकस है, म्यूकस में ये जो है आपके यहाँ पर लैक्टील होती है, ये चीज लैक्टील है। और जब लैक्टील आपके फिल्ड हो जाती है किससे, काइलोमाइक्रोन से, तब उसको हम बोलते हैं काइल, ठीक है। और ये आपकी क्या है, ये आपके ब्लड वेसल है, यहाँ पर आपके डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, ये आपके ऑक्सीजनेटेड ब्लड है। चलिए आगे देखिए, शरीर के अंदर मुख से लेकर मल द्वार तक के मार्ग को क्या कहते हैं। मैंने आपसे मार्ग पूछा है, तंत्र नहीं पूछा है, ठीक है। शरीर के अंदर मुख से लेकर के, बक्कल कैविटी से लेकर के एनस तक के मार्ग को क्या बोलेंगे, आंसर करिए। आहार नाल, क्या बोलेंगे, आहार नाल, ना कि पाचन तंत्र। समझ में आ गया, एलिमेंट्री कैनाल। क्वेश्चन को क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आंसर करिएगा, एलिमेंट्री कैनाल, कैनल या कैनाल। नेक्स्ट, इंसुलिन, ग्लूकेगॉन आदि हार्मोन का स्रावण करती है कौन, आइलेट्स ऑफ लैंगरहांस, पैनक्रियाटिक एसिनाई, लिवर या ऑल। इंसुलिन और ग्लूकेगॉन हार्मोन कहाँ से स्रावण होते हैं, पैनक्रियास से होते हैं। पैनक्रियास में क्या पाया जाता है जो इंसुलिन और ग्लूकेगॉन का निर्माण करता है, आइलेट्स ऑफ लैंगरहांस। क्या पाया जाता है, आइलेट्स ऑफ लैंगरहांस या लैंगरहांस की द्वीपिकाएं। लैंगरहांस के नाम के वैज्ञानिक ने इसे खोजा था, इसलिए अपने नाम पर बता दिया है, आइलेट्स ऑफ लैंगरहांस। पैनक्रियाटिक एसिनाई किसका स्रावण करता है, पैनक्रियाटिक एकिनाई जो है, या आप इसको बोल सकते हैं एसिनाई, ये आपके एंजाइम्स का सिक्रीशन करता है, एंजाइम्स को सिक्रेट करता है, ठीक। नेक्स्ट, पाचित वसा का अवशोषण कहाँ होता है, बताइए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वसा का अवशोषण कहाँ होता है, ब्लड वेसल में, मतलब रक्त वाहिनियों में होता है या लैक्टील में होता है, आंसर करिए। हजारों बार ये चीजें मैं पढ़ा चुकी हूँ। पाचित वसा का अवशोषण आपके लैक्टील में होता है। लैक्टील क्या है, लिम्फेटिक वेसल है, कहाँ पाई जाती है, स्मॉल इंटेस्टाइन में, आपके म्यूकस लेयर में पाई जाती है। अच्छे से मैंने समझाया क्यों होता है वसा का अवशोषण इसमें, क्योंकि वसा जल में घुलनशील नहीं है, ब्लड में तो जल ही जल है, इसलिए इसका अवशोषण लैक्टील में होता है। कैसे होता है, काइलोमाइक्रोन्स बनते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, भोजन का पाचन कहाँ से शुरू होता है, भोजन का पाचन कहाँ से शुरू होता है, मुंह से, सबसे सरल क्वेश्चन। लैक्टील्स कहाँ मौजूद होते हैं, बताइए। लैक्टील्स पेट में, छोटी आंत में, मुंह में, बड़ी आंत में, बड़ी आंत मतलब लार्ज इंटेस्टाइन, कहाँ मौजूद होते हैं लैक्टील, अभी बताया है, अभी बना रही हूँ इतनी देर से कि ये लैक्टील है, ये ब्लड वेसल है यहाँ छोटी आंत में। नेक्स्ट बताइए, किसी पाचन अंग को हेटेरोक्राइन ग्लैंड भी कहा जाता है, किस पाचन अंग को हेटेरोक्राइन ग्रंथि भी कहा जाता है, हेटेरोक्राइन ग्लैंड भी बोला जाता है, बताइए किसे, हेटेरोक्राइन ग्लैंड, मिक्सोक्राइन ग्लैंड, मिक्स्ड ग्लैंड, सेकेंड लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ द बॉडी, पैनक्रियास, अग्नाशय। 47, निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन जठर ग्रंथि द्वारा स्रावित होता है, कौन सा हार्मोन, आंखें खोल के आंसर करेंगे, हार्मोन पूछा है, एंजाइम नहीं। सिक्रेटिन, कोलिसिस्टोकाइनिन, गैस्ट्रिन या आपके ड्यूकरिन, आंसर करिए। जठर ग्रंथि मतलब पेट की बात कर रही हैं मैम, गैस्ट्रिक ग्लैंड्स की बात कर रही हैं, और हमें पता है यहाँ होती हैं जी सेल, जी सेल सिक्रेट करती हैं गैस्ट्रिन हार्मोन। 48, सीसी के सेल सिक्रेट करती हैं, सीसी के सेल किसका सिक्रेशन करती हैं, पहले तो ये बताइए, हार्मोन सिक्रेट करती हैं, एंजाइम सिक्रेट करती हैं, हार्मोन सिक्रेट करती हैं, कहाँ पाई जाती हैं सीसी के सेल, स्मॉल इंटेस्टाइन में, किसका सिक्रेशन करती हैं, कोलिसिस्टोकाइनिन। टीजीटी 2021 का प्रश्न है ये, कोलिसिस्टोकाइनिन। कोलिसिस्टोकाइनिन क्या करता है, कोलिसिस्टोकाइनिन आपके बाइल्स, वो पित्ताशय से, गॉलब्लैडर से बाइल जूस को सिक्रेट करवाता है, इसके अलावा पेनक्रियास के पास भी जाता है और पेनक्रियास से एंजाइम भी सिक्रेट करवाता है। कहाँ से सिक्रेट होता है ये, कहाँ से सिक्रेट होता है, ये स्मॉल इंटेस्टाइन में कुछ स्पेशल टाइप ऑफ सेल्स पाई जाती हैं, उनका नाम है सीसी के सेल, वहां से निकलता है कोलिसिस्टोकाइनिन हार्मोन, ये हार्मोन है, समझ में आ गया, ये एंजाइम नहीं है। 49, एस सेल सिक्रेट करती हैं, एस सेल, एस सेल भी कहाँ होती हैं, एस सेल आपके प्रेजेंट होती हैं स्मॉल इंटेस्टाइन में ही, और ये किसका स्रावण करती हैं, ये सिक्रेटिन का स्रावण करती हैं, सिक्रेटिन। सिक्रेटिन, सिक्रेटिन क्या करता है, सिक्रेटिन केवल पैनक्रियास से आपके जल और बाइकार्बोनेट्स का स्रावण करा पाता है, एंजाइम्स का स्रावण नहीं करा पाता, तो इसीलिए उसको फिर कोलिसिस्टोकाइनिन को भी भेजना पड़ता है, तो सिक्रेटिन हो जाएगा, एस सेल सिक्रेट सिक्रेटिन हार्मोन।
सिक्रेटिन शरीर का पहला हार्मोन है जो खोजा गया था। शरीर का सबसे पहला हार्मोन आपके सिक्रेटिन खोजा गया था। सोचिए, इतने इंपॉर्टेंट हार्मोन्स होते हैं बॉडी के अंदर, सबसे पहला खोजा जाने वाला हार्मोन है आपके सिक्रेटिन हार्मोन, बॉडी के अंदर खोजा गया था, एस सेल से सिक्रेट होता है। आज का लास्ट क्वेश्चन, ट्रिप्सिन, काइमोट्रिप्सिन एंड कार्बोक्सी पेप्टाइडेज आर द एग्जाम्पल ऑफ लाइपेज, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीएज या न्यूक्लियस। आंसर करिए। ट्रिप्सिन, काइमोट्रिप्सिन एंड कार्बोक्सी पेप्टाइडेज किसके उदाहरण हैं? ट्रिप्सिन, काइमोट्रिप्सिन, इन्हें हिंदी में भी ऐसे ही बोलते हैं, कार्बोक्सी पेप्टाइडेज हिंदी में भी ऐसे ही बोलते हैं, इसका कोई दूसरा नाम नहीं है हिंदी में। किसके एग्जाम्पल्स हैं ये आपके प्रोटीएज के एग्जाम्पल्स हैं। प्रोटीएज मतलब प्रोटीन को पचाने वाले एंजाइम्स हैं, ये प्रोटीएज हैं, ये प्रोटीएज प्रोटीन का पाचन करने वाले एंजाइम्स हैं ये सारे। ट्रिप्सिन, काइमोट्रिप्सिन एंड आपके कार्बोक्सी पेप्टाइडेज, इसके अलावा इलास्टेज भी है, इलास्टेज। ये सब आपके किसके एग्जाम्पल्स हैं? प्रोटीज के एग्जाम्पल है, प्रोटीन को पचाने वाले। तो ठीक है स्टूडेंट्स, आज का वीडियो यहीं पर खत्म होता है। डू लाइक, डू सब्सक्राइब, डू शेयर माय चैनल। अगर क्लास पसंद आया हो तो लाइक करना मत भूलिएगा। ऑलवेज सपोर्ट वुमेन एम्पावरमेंट एंड अपना ध्यान रखिए, पढ़ते रहिए। नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू सो मच।